मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया जीईपी सूचकांक का शुभारंभ। कहा, उत्तराखंड ऐसा करने वाला दुनिया का पहला राज्य। इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच बेहतर सामंजस्य होगा स्थापित। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की नियमावली लगभग तैयार। सीएम धामी 22 जुलाई को करेंगे समीक्षा बैठक। शासन के अधिकारी और क्रियान्वयन समिति के सदस्य रहेंगे मौजूद। कांग्रेस में लगातार हो रही लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा। पर्यवेक्षक पार्टी प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष बोले, सबकी राय लेकर पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा में दुकान मालिकों को आदेश। दुकान पर अपना नाम लिखने के आदेश। विवाद से बचने के लिए जारी किए गए आदेश। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। सीधे देहरादून का रुख करेंगे, जहां पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं। अच्छा जल देकर गए, अनेक जल स्रोत देकर गए। यानी कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जहां नदियां हमारे यहाँ 12 महीने लगातार जल देने वाली नदियां हैं, वनों से आच्छादित है हमारा ये राज्य, पर्वतों से आच्छादित है और हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है और पूरा का पूरा वायुमंडल शुद्ध वायु से आच्छादित है। और इसका एहसास हम सबको तब होता है जब हम देवभूमि से कभी राष्ट्रीय राजधानी के आसपास होते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि हमारे पास अन्य लोगों से क्या भिन्न है। तो कुल मिलाकर अगर मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँ तो यही कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से विकास में हम आगे बढ़ रहे हैं, विकास के साथ हम एनवायरनमेंट का किस प्रकार से संरक्षण कर रहे हैं, उसका सूचकांक आज जारी हुआ है। यानी कि हम अगर विकास के लिए बहुत सारे पेड़ों का पातन कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तो उसके साथ हम कितने पौधों का रोपण कर रहे हैं। ये इकोलॉजी और इकोनॉमी में दोनों में किस प्रकार का हम सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, किस प्रकार के विकास के मॉडल को हम अपना रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो विकास का हमारे राज्य का मॉडल है, उसको अभी नीति आयोग के आए हुए 4 दिन पहले जो आंकड़े आए हैं, सूचकांक आया है, जो इंडेक्स आया है, उस इंडिकेटर में भी हमको पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और ये इस बात का एक तरह से मैं कहूँ कि प्रमाण है कि हम विकास को लेकर सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ हमारे सामने चुनौती है कि आने वाले वर्षों में भी हम इस सूचकांक पर अपने को स्थिर बना के रखें। यानी कि अगर हमारा पहला स्थान आया है तो हम उस स्थान को मेंटेन करके रखें। और वहीं जीईपी के मामले में भी, ग्रोथ इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के बारे में भी, इसमें भी जो हमने शुरुआत की है, ये राज्य के साथ साथ अन्य स्थानों के लिए भी, अन्य क्षेत्रों के लिए भी, राज्यों के लिए भी, अनेक स्थानों के लिए लाभकारी होगी। तो मैंने सोचा कि आज ये क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एक सूचना थी और मैं राज्य का मुख्य सेवक हूँ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कोई भी निर्णय होता है राज्य का तो उसमें हम सब सहभागी हैं। पूरा राज्य गौरवान्वित होता है, पूरे राज्य की उपलब्धि होती है। तो आप सब भी इस उपलब्धि के उतने ही हकदार हैं जितना मैं हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आकर आपको स्वयं इसकी सूचना दूँ। सर, अब तक जैसे बजट से पहले हम लोग ग्रीन बोनस की डिमांड करते थे, लेकिन उसको हम डाटा के तौर पे नहीं दिखा पाते थे। आपको लगता है सूचकांक आने के बाद एक मजबूत आधार होगा हमारे पास इसकी डिमांड करने का? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है सुरेंद्र टसिला भाई। ये एक ऐसा वो है कि हम कहते तो रहते थे, लेकिन हम इस मामले में, ग्रोथ इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के मामले में हम कहाँ पर खड़े हैं ये हमको खुद पता नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 3 सालों के आज इंडेक्स पर आज वो आंकड़े आए हैं, उससे ये है कि हम बहुत
मैं कहूँ कि बहुत अपने को प्रफुल्लित भी नहीं मान सकते और बहुत हम अपने आप को हतोत्साहित भी नहीं मान सकते। हमारे आंकड़े बिल्कुल सही दिशा में हैं, लेकिन हमको चेतने की आवश्यकता है। हम चेतेंगे और अन्य जगह से हमारा अच्छा वो है, एक हर तरह से हमको प्रकृति का भी आशीर्वाद प्राप्त है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो चीज़ें हैं उसको मेंटेन करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। ये इस दिशा में भी बहुत अच्छा होगा। और जो हमको अन्य लाभ भी लेने हैं, नीति आयोग में, भारत सरकार में ग्रीन बोनस की बात है, अन्य बातें हैं राज्य के लिए, जो हम सबको अच्छा पर्यावरण देने का काम राज्य। चलिए यमुनोत्री से आपको बड़ी खबर दे दें, जहां पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। धामों के नाम का दुरुपयोग ना हो, उन्होंने कहा है। धामी कैबिनेट के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। तीर्थ पुरोहित फैसले से खुश हैं, कैबिनेट ने बड़ा फैसला दिया है। यमुनोत्री से ये बड़ी खबर, जहां पुरोहितों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। धामी कैबिनेट के फैसले का उन्होंने स्वागत किया। उन्होंने कहा धामों के नाम का दुरुपयोग ना हो, और इसके साथ ही तीर्थ पुरोहित धामी सरकार धामी कैबिनेट के फैसले से खुश हैं। कैबिनेट ने बड़ा फैसला दिया है। अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो हमारे चारों धामों के हित में जो कैबिनेट में कानून पास करने के लिए जो निर्णय लिया गया कि हमारे जो चारों धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन्हें चारों धामों के नाम से कोई भी संस्थाएं गठित नहीं की जाएगी, कोई भी ट्रस्ट बनाए नहीं जाएंगे। और इसके लिए हम समस्त पुरोहित समाज माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। धामी कैबिनेट के फैसले से तीर्थ पुरोहित खुश हैं, फैसले का स्वागत किया है। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया और कहा गया है कि धामों के नामों का दुरुपयोग न किया जाए। यमुनोत्री से खबर, जहां पुरोहितों ने धामी कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है, आभार जताया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, और कहा है कि धामों के नाम का दुरुपयोग न किया जाए। धामी कैबिनेट ने फैसला दिया और इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया है, और साथ ही साथ तीर्थ पुरोहित इस फैसले से खुश हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे स्टेट हेड अजय डोंडियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय जी, पुरोहितों ने धामी मुख्यमंत्री हैं जो, उनका आभार व्यक्त किया है। उनके जिस तरह से कैबिनेट ने फैसला लिया है, इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि धामों के नाम का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, देखिए, दरअसल क्या हुआ था कि ये विवाद तब उत्पन्न हुआ जब केदारनाथ धाम के ही एकदम नाम पर दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम दूसरा निर्माण होने लगा, और उसमें फिर अलग अलग सोशल मीडिया के मंचों से ये चीज बहुत विवाद उत्पन्न होने लगा कि केदारनाथ धाम दिल्ली में भी बन रहा है और 6 महीने दर्शन जो हैं वो दिल्ली में होंगे। उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी की जो कैबिनेट की बैठक कल हुई है, उसमें साफ साफ एक सीधा निर्णय लिया गया कि किसी भी बड़े धाम का, उत्तराखंड के जो चारों धाम हैं या बड़े धाम हैं, उनके नाम से कोई भी मंदिर का निर्माण नहीं होगा। इसको लेकर के पहले भी मतलब केदारनाथ धाम के नाम से जो मंदिर का निर्माण हो रहा था दिल्ली में, उसको लेकर के तीर्थ पुरोहित नाराज थे। लेकिन जो कल का जो फैसला हुआ और उसके बाद कैबिनेट में, धामी की कैबिनेट में ये फैसला हुआ कि इस नाम से किसी भी बड़े धाम के नाम से कोई मंदिर नहीं बनेगा, तो इसको लेकर के यमुनोत्री धाम में आज जो है तीर्थ पुरोहितों ने उनके फैसले का स्वागत किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी के फैसले का स्वागत किया, उनको धन्यवाद दिया है। यही इस खबर का अभी इस वक्त का लबुलुआव है। शुक्रिया अजय जी तमाम जानकारी के लिए। तो धामी कैबिनेट ने फैसला लिया और कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहित खुश हैं।
यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कावड़ मेले के दौरान सड़क किनारे लगने वाली अस्थायी दुकानदारों को मालिकों और इनके काम करने वालों का सत्यापन करना होगा। बता दें कि कावड़ मेले के दौरान गैर हिंदू लोगों और कावड़ यात्रियों के बीच तनाव की स्थिति बन जाती है, जिसका समाधान करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी किया है। कावड़ मेले के दौरान अस्थायी दुकानों के बाहर प्रोप्राइटर का नाम लिखना जरूरी है। साथ ही दुकानों, होटल, ढाबों के मालिकों और काम करने वालों का सत्यापन भी कराना होगा। लगातार कांवड़ के टाइम में कई बार जो ऐसी शॉप्स हैं उसको लेते हुए लगातार कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम नहीं लिखा होता है और कई बार कांवड़ यात्री इस बात को लेकर आपत्ति भी करते हैं। तो इस संबंध में हरिद्वार पुलिस जितने भी कांवड़ पटरी या कांवड़ के जो हाईवे है इसके निकट जितनी भी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल, ढाबे हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं उनका सबका सत्यापन करके उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, जब हम लोग की मीटिंगें होती हैं उसमें जो तय होता है उसी आधार पे दोनों स्टेट्स में हम लोग कार्रवाइयाँ करवाते हैं। जैसे जितने ढाबे वाले हैं, जितने खाना परोसने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपने छोटे छोटे ढाबे बना रखे हैं, अगर उन लोगों ने अपना नाम प्रदर्शित नहीं कर रखा, टेलीफोन नंबर प्रदर्शित नहीं कर रखा है और ऐसे लोगों का एक तो हम सत्यापन हम लोग कराते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस समीक्षा बैठक कर रही है। बैठक की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य पीएल पूनिया 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। समीक्षा बैठक के दूसरे दिन टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल की समीक्षा बैठक हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि लोकसभा चुनाव में हार के परिणाम आने के बाद जब उपचुनाव होता है तो हम उसमें जीते हैं। साथ ही बताया कि लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है। बैठक के बाद रिपोर्ट हाईकमान को दी जाएगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई हुई है और आदरणीय पुनिया साहब आए हैं। चुनावों के रिजल्ट आने के बाद लोकसभा के 1.5 महीने के अंदर दूसरा इलेक्शन होता है और हम चुनाव दोनों बाई इलेक्शन जीतते हैं और रिकॉर्ड टूटता है। हमारी लोकसभा उन्होंने कवर की। आज टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार का नंबर है, वो सभी से मिलके और वो एक एक करके मिल रहे हैं, 1 to 1 वो बात कर रहे हैं और जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसके जो निकलेंगे उनको आपसे मैं शेयर करूंगा। लेकिन अभी क्योंकि कल 2 बजे तक मीटिंग है, उसके बाद ही वो जो फैक्ट्स हाईकमान तक पहुंचाएंगे और जो वहां से नोट्स हमारे लिए आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान बैठक शुरू होने से पहले बैठक में केदारनाथ के पूर्व विधायक शीला रानी रावत को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए। कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में हुई इस कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता, वन विभाग, गृह विभाग, चिकित्सा सहित 22 प्रस्ताव रखे गए। जो माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी तो लगभग उसमें लगभग 22 मामले उसमें रखे गए थे। तो एक एक करके मैं आपको इसके बारे में अवगत करूंगा। तो सबसे जो पहला जो माननीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है वो शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई थी, जिसमें 8 जुलाई 2024 को जो आतंकियों द्वारा किए गए कायराना आतंकी हमले में उत्तराखंड जनपद के टिहरी गढ़वाल निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी जी, नायक विनोद सिंह जी, जनपद पौड़ी गढ़वाल निवासी हवलदार कमल सिंह जी और राइफलमैन अनुज नेगी जी एवं रुद्रप्रयाग निवासी नायब सुबेदार आनंद सिंह जी राष्ट्र सेवा में शहीद हो गए थे। उनको आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। और इसके अतिरिक्त उत्तराखंड विधानसभा के केदारनाथ निर्वाचन क्षेत्र से माननीय विधायक श्रीमती शैलजा रानी जी का 9 जुलाई 2024 को शैलजा रानी जी का जो निधन हुआ था उनको भी आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। सीएम धामी ने केदारनाथ धाम से सोना चोरी के आरोप मामले में कहा है कि मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं राजनीतिक दलों के मित्रों से आग्रह करता हूं कि चारधाम पर राजनीति न करें। देहरादून सोना चोरी के आरोपों पर सीएम धामी ने यह बयान दिया है। 228 किलो सोना सभी दिनों को मिला के आज तक, जब तक जो है अभी ये मंदिर का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है, शायद उसका 1/4 सोना भी नहीं गया होगा। भगवान केदार जी का
वो धाम है, और उस धाम में इस प्रकार का कोई भी कृत्य करेगा तो कहीं बाबा की नज़र से बच नहीं सकता हो। सभी धर्माचार्यों ने, सभी पूज्य संतगणों ने उस पर बहुत बोल दिया है, और उनके जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसका जो आंकड़े हैं या जो सही बात है, सच्चाई है, वो लोगों के सामने रख दी है। और मैं समझता हूँ कि देखिए, चाहे चार धाम यात्रा हो, चाहे हमारे धाम हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद लगातार उन धामों का पुनर्विकास हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, नवनिर्माण हुआ है। धामों में यात्रियों की और श्रद्धालुओं की और तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ी है तेजी से। जो पिछले 10 सालों में काम हुआ है वो देश की आज़ादी के बाद कभी इतनी तेजी से उन सालों में काम नहीं हुआ है। बहुत सारे विषय हैं, ये मुद्दे हमारे आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं, हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, हमारे विश्वास से जुड़े हुए हैं। उन पर कतई भी किसी को राजनीति नहीं करनी। रामनगर में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने चल रहे कई विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। हर साल आपदा से प्रभावित होने वाले गांवों और निर्माणाधीन तटबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने समय पर काम न होने पर बिजली अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि प्रभावित इलाकों में तत्काल राहत सहायता पहुंचाई जा रही है। सभी विभागों को आपदा को लेकर हर वक्त अलर्ट रहने के जरूरी निर्देश दिए गए हैं। दिनों जो बरसात हुई थी वहाँ काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें दिक्कतें आई हैं। कुछ जगह जलभराव की समस्या भी उत्पन्न हुई। कई नदियों के और नालों की वजह से कटाव आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है, उसकी भी जो घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। उसके बाद राजस्व की टीम ने सिंचाई के साथ वहाँ निरीक्षण भी किया है और जहाँ जहाँ तात्कालिक राहत सहायता दिलाई जानी है वो काम आरंभ किए गए हैं। ज़्यादातर एरिया जो इस तरह के भू कटाव का है वो वन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफ़ी एक्टिवली इसमें सभी जो ऐसे खतरनाक स्थल हैं उनका सर्वे करके आपदा के अंतर्गत यहाँ काम भी प्रारंभ कर दिया है। सभी विभागों को आपदा के संबंध में यही निर्देश दिए गए हैं कि हर वक्त अलर्ट रहे। सिमली ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग 109 के चौड़ीकरण से प्रभावित स्थानीय काश्तकारों, आवासीय मकान मालिकों और अन्य प्रभावितों लोगों को उप जिलाधिकारी अबरार अहमद की अध्यक्षता में बीआरओ तहसील प्रशासन ने जनसुनवाई कर राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में संबंधित जानकारी दी। इस दौरान बीआरओ अधिकारियों के समय पर न पहुंचने पर नारेबाजी कर जनसुनवाई का बहिष्कार कर दिया। पूरी पब्लिक जन सुनवाई है। जो भूमि स्वामी थे, दुकानदार थे, जो भी थे, वो अपने समय पे पहुंच गए हैं और अपना प्रतिष्ठान छोड़ के आ रखे हैं। आजकल खेती का काम भी लगा है ग्रामीणों का अपना टाइम, लेकिन प्रशासन तो कोई एक आदमी तक, एक भी नुमाइंदा प्रशासन का नहीं था। यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, ना पानी की व्यवस्था, किस तरह की जन सुनवाई है। अधिकारियों की जिम्मेदारी भी बनती है। अधिकारी की इतना बड़ा बहुत सेंसिटिव मामला है ये, बहुत जनता से जुड़ा हुआ मामला है, बहुत इसको गंभीर से लेनी चाहिए अधिकारियों को। ऐसा है कि हम लोग यथा समय पे यहाँ पहुँच गए थे और अभी करीब 12 बज गए हैं। इन लोगों की तरफ से हम लोगों को कहीं से भी आमंत्रण नहीं किया गया है और इतने धूप में और लोग प्यासे व्याकुल भी हैं, अपना कारोबार छोड़ के आए हुए हैं और कोई बिजनेस वाला उछले जाएगा, तो ऐसे हाल में क्या कर पाएंगे हम इन लोगों के साथ। ये लोग विश्वास में नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमने इसका बहिष्कार कर रहे हैं। कितना समय घंटे से यहाँ पर थे, करीब 100-150 लोग यहाँ पर अभी आ रहे मौजूद थे, बाकी लोग आ रहे थे, लेकिन इन तरफ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई पूछा गया, ना चाय पानी, ना कुछ के लिए, जिसलिए हम लोग अब जा रहे हैं अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए। सड़क पे जो जितनी सड़क कटी हुई है उतना ही रहेगी और इसमें प्रोटेक्शन वर्क होंगे। जहाँ पे सड़क कम है, हमारा जैसे कि 7 मीटर चौड़ाई नहीं मिल रही है सड़क की और नाली मिला के 10 मीटर, वहाँ हम लोग चौड़ी करेंगे। बाकी सड़क जो है उसमें केवल हमारा प्रोटेक्शन वर्क होगा। लैंडस्लाइड है वहाँ पे प्रोटेक्शन वर्क होगा और नई सड़क अभी सिमली से लेके ग्वालदम तक सड़क चौड़ी का अभी कोई प्रपोजल नहीं है। ऐसा उसमें बीआरओ राजस्व प्रशासन के साथ और जनता के साथ जो उनकी क्वेरी थी उनका समाधान किया गया और अभी जो रोड है वो चौड़ीकरण नहीं हो रही है। जो रोड जैसी है वैसी रहेगी, बाकी जो मुआवजे की कार्रवाई वो कार्रवाई। बागेश्वर के कपकोट में देर रात बादल फट गया, जिससे कपकोट के दूरस्थ क्षेत्र रातिरिकेटी में बादल फटने से कई मकान को खतरा बना हुआ है। वहीं बादल फटने से गांव में एक और संपर्क टूट गया है, साथ ही बिजली और जल संकट भी अब गहरा गया है।
चंपावत के पाटी ब्लॉक में आने वाले मुलाकोट गांव में एक बुजुर्ग किसान पर गुलदार ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार घायल लक्ष्मण सिंह अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने किसान पर हमला कर दिया। हमले के बाद किसान ने हिम्मत दिखाते हुए कुदाल से गुलदार पर हमला कर दिया और आसपास खेत में काम कर रहे किसानों ने शोर मचाया, जिससे गुलदार जंगल की ओर भाग गया। गुलदार के हमले में बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गया, जिससे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सिंह आए हैं, इनके हाथ में भी चोट लगी है और ये भी पहले जिला अस्पताल गए थे, वहाँ पे इन्होंने अपनी प्राइमरी ट्रीटमेंट लिया और आंखों के आसपास में बहुत ज़्यादा लैसरेशन है और नाक में भी लैसरेशन है, जिसको कि उनको अभी देखा जाएगा और उसके बाद आगे के लिए उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हाँ, इन्फेक्शन हो सकता है, रेबीज हो सकता है, तो रेबीज के इंजेक्शन इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगा दिए गए हैं। हम भी वुंड्स में जितना कम से कम हो सकता है उतना क्लोज करेंगे, क्योंकि उसके बाद थोड़े टाइम के लिए खोला जाता है। उनको पूरी तरीके से बंद नहीं करेंगे और प्राइमरी ट्रीटमेंट उनको दिया जाएगा। स्थिति ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देहरादून में उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सीएम धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और पर्यावरण संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैस्को के संस्थापक अनिल जोशी मौजूद रहे। बता दें कि इस मौके पर सीएम धामी ने उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने पर सभी को बधाई दी और कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य में नंबर 1 है और हमें इसे नंबर 1 ही बनाए रखना होगा। पहले की तुलना में अगर ये समय मैं समझूं कि लगभग 40 साल पहले का है, तो 40 सालों में इसमें कितनी न्यूनता आ गई है। अगर परसेंटेज में लें तो मैं समझता हूं कि 20% भी अब जो है वो नौले, धारे, वो स्रोत, गाड़, गधेरे धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इसमें काम करना होगा और कहीं पर जल स्रोतों पर अतिक्रमण है तो उसे हटाकर जल स्रोतों को दोबारा से पुनर्जीवित करने की दिशा में भी हमको काम करना होगा। प्रकृति संरक्षण, वायु की गुणवत्ता को सुधारने के लिए हमें काम करना होगा। और पिछले दिनों हरेला में इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमने एक दिन में 50 लाख पौधे रोपण का लक्ष्य लिया था और कुल मिलाकर करोड़ों का हमने अभियान लिया है। इसमें इस वर्ष अनेक संस्थाओं को भी और अनेक स्कूल के हमारे विद्यार्थियों को भी शामिल किया है और कुल मिलाकर ये अभियान केवल सरकार का अभियान न रहे, ये अभियान जन जन का अभियान बने, उस दिशा में एक प्रयास किया गया और ये हमारी अभी शुरुआत हुई है। 2 दिन पहले ही हरेला हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।